आजकल आप लोगों के सवाल कुछ अजीब तरीके के हैं। जैसे किसी का सवाल है कि सर गारंटी लेंगे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब करवाएंगे, सर क्रैश कोर्स का अभी बैच नहीं स्टार्ट हुआ है, ऐप में सर क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन नहीं खुल रहा। अरे भाई सब कुछ खुलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ खुलेगा। फिजिक्स हलवा है, बता रहे हो, पूछ रहे हो। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइगन्स के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाइगन्स का सिद्धांत के आधार पर समतल तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आपका है यंग का प्रयोग, जो कि यंग का प्रयोग आपके व्यधिकरण में है, ठीक है। व्यधिकरण हालांकि एक दो पार्ट हमने आपके व्यधिकरण का पढ़ाया हुआ, तो अब व्यधिकरण के जस्ट बाद का ये आपका पार्ट था यंग का प्रयोग। इसको इसलिए बाद में पढ़ा रहे हैं क्योंकि यंग के प्रयोग में हमें द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अप्लाई करना, और जैसे हम द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की बात करेंगे तुरंत आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सर द्वितीयक तरंगिकाएं होती क्या हैं। तो उन सब चीजों को क्लियरली समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हाइगन्स का सिद्धांत, ठीक है। तो हाइगन्स के सिद्धांत को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि हाइगन्स का सिद्धांत है क्या, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के कुछ किसी का कमेंट्स था तो कि सर गारंटी लेंगे, फिजिक्स हलवा। अब भाई फिजिक्स हलवा है यार, तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो, हमको तो यही नहीं क्लियर हो रहा। बाय द वे अगर पूछ रहे हो तो फिजिक्स देखिए हलवा नहीं है, ये हर कोई जानता है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है भाई, खाने की चीज़ तो है नहीं फिजिक्स कि उठाए खा लिए। अगर अब आप इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ये आपके लिए इजी बनेगा, हलवा नहीं बनेगा कि आप उठा के खा लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इजी बनेगा अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो। अगर आप इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, आपका पीछा तो छोड़ेगा नहीं। भाई 12th में है तो 12th तक तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, आप जहां भी भागेंगे पीछे पीछे रहेगा, आप भले ही इससे भागो, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गारंटी लेंगे, ऐसा कमेंट्स कल आया था, ठीक है। अब किसका आया था नाम जरूरी नहीं है। अब फिजिक्स में बताओ गारंटी, अब हम यहां पे देखते हैं कि जब फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं लाइव चैट में, हाय कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, मूड ऑफ है, ये सारी चीजें तुम लोग लाइव चैट में जो है डिस्कस कर रहे हो, तुम क्लास कर रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो। तो ऐसे लोगों का कौन गारंटी लेगा। हाँ गारंटी एक शर्त पर हम ले सकते थे तुम्हारी, अगर तुम बाई फेस, ठीक है, बाई फेस अगर हमसे पढ़ते होते ऑफलाइन तरीके से, तो वहां पे हम तुम्हारी एक्टिविटी को देखकर, तुम्हारे रिस्पांस को देखकर ये गारंटी ले सकते थे कि तुम कितने नंबर ला सकते हो। ऑनलाइन में कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता। बस गारंटी इस बात की है कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप सही से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप जितना नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप 90+ टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो आप यकीनन पा सकते हैं, ठीक है। इस बात की गारंटी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, हर एक चीज़ जो भी आपका डाउट हो आप पूछ के क्लियर करते रहिए, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जो भी आपका टारगेट होगा आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर बोलो कि सर गारंटी ले लीजिए कि हम 90+ ला देंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, यहां पे डिसीजन तुमको लेना है। आज तुम एक डिसीजन लो। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप लोगों के जो सबसे ज्यादा डाउट्स क्लियर होते हैं आपके गलत डिसीजन से। आपके मात्र एक गलत डिसीजन से आपके मन में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब डाउट्स कहां क्रिएट होता है, अब पता चला तुम हमारे भी लेक्चर देख रहे हो, किसी और के भी लेक्चर देख रहे हो, कहीं और कुछ मिला इस टॉपिक से रिलेटेड उनका भी देख रहे हो। तो देखिए फिजिक्स जो है, जो भी है, हर एक फिजिक्स जो है हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो अब डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी समझाने के लिए हर एक टीचर अपना नया नया एग्जाम्पल लेता है, ठीक है। हर जरूरी नहीं है कि जो चीजें हम आपको समझाएं या जो एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं, बाकी थ्योरी तो आपको सेम मिलेगी, लेकिन जो समझाने का तरीका वो सबका डिफरेंट होता है। तो समझाने का अलग अलग तरीका जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है।
ये डिसीजन सबसे ज़्यादा मस्ट। अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आप बिल्कुल अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर भाई गलत डिसीजन आपने ले लिया कि नहीं हमें इनका भी पढ़ना है उनका भी पढ़ना है, तो सिंपल सी बात है भाई, एक हाथ से दो तरबूज नहीं उठाए जा सकते। कि उठा सकते हो, आप ये मत बोल देना सर जी अगर ढेपी लगी हो तो ढेपी पकड़ के उठा सकते हैं, ठीक है। खैर चलो टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो गई, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स जो है थोड़ा सोच विचार के किया करो यार, हैं। मतलब मन में जो भी सवाल आया उठा के कमेंट कर दिए। हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम का मतलब आप क्या कर रहे हो, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, मैटर इस बात का है। तो चलिए भाई हाइगन्स के सिद्धांत की बात करते हैं। तो हाइगन्स का जो सिद्धांत है, ठीक है, हाइगन्स ने कहा कि जैसे मान लीजिए, इनके सिद्धांत पे आने से पहले थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जो हर कोई देखा है। जैसे तालाब देखे, अगर तालाब में पानी हमारा शांत है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम क्या करें, कोई एक पत्थर तालाब में फेंकते हैं। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, तालाब है, हालांकि बहुत गोल बना है ना। तो यहां जैसे इसमें जल भरा हुआ, अगर ये शांत है, इसमें अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं, मान लो यहां पे हमने पत्थर फेंका, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब इस सेंटर से यहां पे ये माध्यम कैसा है, जल है, क्या भरा हुआ है इसमें, जल, तो यानी माध्यम क्या हुआ, जल। अब माध्यम में यानी जो जल के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तरंगों के रूप में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पत्थर फेंका मैंने यहां, लेकिन इसके पास में जो भी तरंग है, इस फेंकने की वजह से ये जो है कंपन करना शुरू करेगा। इसके संपर्क में दूसरा आएगा, तो इसके संपर्क में जो भी हमारे तरंगे आते जाएंगे वो क्या करते जाएंगे, कंपन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे यहां पे कोई पार्टिकल ये कंपन कर रहा है, इसके संपर्क में ये आया, तो ये अब जो कंपन हमको यहां देखने को मिला वही कंपन यहां देखने को मिला। और ऐसा लगेगा कि ये कण आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पार्टिकल अब आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। बशर्ते क्या होता है कि ये अपनी जगह से इसके संपर्क में जो पार्टिकल्स आते हैं वो जो है कंपन करना शुरू कर देते हैं। यानी हर एक तरंग, ये जैसे हमारी पहली तरंग है तो इसके संपर्क में आई यानी द्वितीयक तरंग, और द्वितीयक तरंगिकाएं भी उसी स्पीड से जो है कंपन करती हैं, आगे बढ़ती हैं जिस स्पीड से प्राथमिक तरंग, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये जो तरंगे हैं ये सभी संभव दिशाओं में जाती हैं, ये नहीं कि केवल इसी एक डायरेक्शन में, भाई ये भाई इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी, ठीक है। आप जो भी प्रैक्टिकल नहीं किए होगे, कहीं पर भी पानी वानी भरा होगा उसी पत्थर मार के देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तालाब मिलता है तो एक टब सभी के घर में होगा, टब में पानी भरो, मारो एक पत्थर, इतना तेजी से मत मार देना कि टब ही टूट जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, क्लियर हो गया कि द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं, कैसे क्या होता है, एग्जाम्पल समझ लिए। अब इनके तरंगिकाओं की बात करते हैं। देखिए सर्वप्रथम इसमें एक और चीज है कि जब किसी शांत जल या तालाब में एक छोटा सा पत्थर हम फेंकते हैं, तो जिस बिंदु पर फेंकते हैं, एक चीज नोट कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिघात बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिघात बिंदु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ठीक है, और आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो प्रतिघात बिंदु होता क्या है कि जहां पर पत्थर फेंका जाता है वही प्रतिघात बिंदु होता है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी तरंगिकाएं हैं वो क्या होती हैं, जिस बिंदु पर फेंकते हैं उसके चारों ओर क्या करती हैं, आगे सभी संभव दिशाओं में एक समान गति से आगे बढ़ती हैं, तो यानी प्रतिघात बिंदु के चारों ओर, ठीक है। जैसे यहां पर हमारा प्रतिघात बिंदु क्या है, एस, क्या है, एस है, ठीक है। एस हमने क्या लिया हुआ, प्रतिघात बिंदु लिया हुआ, और यहाँ पे कई सारे हमने ये पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमने पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हमने क्या पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे हो क्या रहा है कि ये हमारी ए है, ये बी है, ठीक है। ये जो है ए डैश हो गया और ये बी डैश, पॉइंट ले रहे हैं,
ये ए डबल डैश हो गया और ये जो हमने ले लिया इसको वी डबल डैश। ठीक है, ये जो हमारी ए और बी है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यानी यहाँ पर पार्टिकल है हमारा, यहाँ पर क्या हमारा पार्टिकल, ये जो देखो हमने डॉट डॉट दिखाया है यही हमने पार्टिकल माना हुआ है। हालांकि ये चीजें दिखती नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मान लिया गया है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो किसी क्षण, ठीक है, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समय के साथ क्या करता है, दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इसमें यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, वो ये है कि जिस बिंदु पर हम पत्थर फेंकते हैं उसके चारों ओर क्या एक गोला बनता है, क्या बनता है, एक गोला, मतलब तरंगे जो है एक गोलाकार के रूप में, यानी इस तरीके से अगर यहाँ पे हमने फेंका तो इस तरीके से जो है ऐसे तरंगे जो है आगे बढ़ती हुई चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से तरंगे जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रतिघात बिंदु से दूर जाते हैं, जैसे जैसे प्रतिघात बिंदु से क्या करते हैं, दूर जाते हैं, तो ये जो गोलाकार है तरंग का, ये जो है धीरे धीरे क्या करती हैं, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक समतल का रूप धारण कर लेती हैं। कैसे, कौन सा रूप ले लेती हैं, समतल का रूप धारण कर लेती हैं। वही चीज आपको यहाँ पे फिगर पे स्पष्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक तरंग स्रोत माना गया है इसको, यहां से तरंगें जो है वो क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। थोड़ी दूर पर यहाँ पे तरंगे जो उत्पन्न हो रही है वो वी वेलोसिटी से उत्पन्न हो रही हैं। 1 2 3 ये 6 पार्टिकल आपके लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक गोलाकार है, यानी एक गोले का पार्ट है, लेकिन ये तरंगे जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं फिर आगे देखो ये क्या हो रही हैं, समतल का रूप धारण कर ले रही हैं। ठीक है, और जिस समय जैसे ये दिख रहा है ना, कंपन, माध्यम के कण जो कंपन कर रहे हैं वो अगर एक समान कला में कंपन कर रहे हैं, ठीक है, एक समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो उनको मिलाने से जो एक हमको पृष्ठ प्राप्त होता है या जो सरफेस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं, तरंगाग्र। अभी डेफिनेशन हम लिखेंगे, सभी लोग आप आराम से कॉपी पेन लेके जो डेफिनेशन अच्छे से राइट कर लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाइगेंस के ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट यह है कि यदि किसी माध्यम में स्थित, ठीक है, यदि किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम में कण जो है, माध्यम के कण जो है एक समान रूप से कंपन करने लगते हैं और माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में जो है होते हैं वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। यह डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र जानना बहुत जरूरी है। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में, किस कला में, कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो तरंगाग्र जो है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जो हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम, ठीक है, उसमें आपको बार बार यही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तरंगाग्र। तरंगाग्र का मतलब क्या होता है कि तरंगाग्र जो है सभी तरंगिकाओं का एक वह पॉइंट है जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, यानी जितने भी कण अगर वो एक साथ ऊपर उठ रहे हैं तो सब कण एक साथ ऊपर उठेंगे। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं ये चीज, ठीक है, जैसे यहां पे आपका ए बी, ठीक है, ए बी एक पृष्ठ लिया गया, इस पे जो कण 1 2 3 4 5 6 है, ये सारे के सारे अगर नीचे जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, ऊपर आएंगे तो एक साथ ऊपर आएंगे। ठीक है, और इनको मिलाने वाली जो पृष्ठ खींची गई है यही जो है हमारी क्या कहलाती है, तरंगाग्र। तरंगाग्र यहाँ पे क्या है, ए बी है। समझ में आया? आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण अपने चारों ओर एक नई तरंग का स्रोत का कार्य करता है, यानी जो भी तरंगाग्र पर स्थित ये कण है अब ये भी क्या करेंगे, अपने चारों ओर तरंगिकाएं इस तरीके से उत्पन्न करना शुरू कर देंगे, यानी ये एक नए तरंग स्रोत का जो है कार्य करती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी जो है चारों ओर क्या कर रही है, नई तरंग जो है क्रिएट यानी उत्पन्न करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे खास बात यह है कि यहां से जो द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं वो भी उसी स्पीड से निकलती हैं जिस स्पीड से ये प्राथमिक तरंगिकाएं होती हैं। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी क्षण
आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं, अब ये देखो यहां से ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है, यहां से ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं, तो ये किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक हमने क्या खींचा है, पृष्ठ खींचा है। ठीक है, स्पर्श करते हुए अगर हम एक पृष्ठ खींचें और उसका अन्वलोप करें या उसको ध्यान से देखें, तो उस क्षण, जिस क्षण ये हमने पृष्ठ खींचा है, उस क्षण ये क्या कर रही है, इस नई तरंगिकाओं के नई स्थिति को दर्शाती हैं। यानी कहने का मतलब पहले कण यहां था, अब कण यहां हो गया। किस क्षण, टी मान लेते हैं, अगर हम टी समय बाद देखते हैं तो टी समय बाद जो कण यहां था, टी समय बाद सारे के सारे कण की स्थिति क्या हो गई है, ये हो गई है ए डैश बी डैश। ठीक वही चीज यहां पर भी आपको दिखाई गई है। ठीक है, बस फर्क इसमें और उसमें वही है कि जब हम स्रोत के पास होते हैं तो ये तरंगिकाएं हमें गोलाकार रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे स्रोत से हम दूर बढ़ते हैं तो ये तरंगिकाएं गोलाकार से क्या होती हैं, समतल में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब भाई देखिए, जब आप छोटा गोला खींचेंगे, गोला बनता जाएगा, बड़ा 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 ऐसे करते जाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे आपको प्लेन मिल जाएगा, समतल मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण कण की स्थिति, किसी क्षण t बराबर 0 पर कण की स्थिति कितनी है, कण की स्थिति मान लिया हमने ए बी है। समय t बराबर 0 पर हमारे जो कण है वो ए बी पर है, जैसा कि यहां पे दिख भी रहा। तो t समय के बाद, t समय बाद कण की नई स्थिति क्या हो जाएगी भाई, t समय बाद अगर कण हमारा क्या कर रहा है, मान लेते हैं कण की चाल कितनी है, v है, कितनी है, b है, तो t समय बाद कण कितनी दूरी चलेगा, v इंटू टी, और b इंटू टी दूरी एक ही कण नहीं चलेगा, b इंटू टी हर एक कण चलेगा। ठीक है, t समय के बाद v इंटू टी दूरी क्या करेगा, हर एक कण चलेगा। तो अब t समय के बाद कण की नई स्थिति क्या हो जाएगी है, a डैश b डैश अगर हो जा रही है तो b b डैश की जो दूरी हो जाएगी या a a डैश की जो दूरी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी व a डैश b डैश के बीच की दूरी के बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, v इंटू टी, चलो उतना समझ जाना। ठीक है, तो ए बी व ए डैश बी डैश, यानी ये लाइन है आपकी ए बी, इसके बीच ये इतनी दूरी, ये इतनी डिस्टेंस। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस देखो हर जगह समान है, जितनी दूरी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ, हर जगह बराबर है, और ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। ठीक है, क्लियर होगा। और एक पॉइंट और आप नोट कीजिए कि समांग माध्यम में किरणें, ठीक है, चलिए लिख देते हैं, समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। नोट कीजिए कि समांग माध्यम में सदैव किरणें जो है तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे हाइगेंस का जो है सिद्धांत था। अब हम लोग इसके बाद स्टडी करने वाले हैं हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम। ठीक है, आगे और भी मतलब इस चैप्टर से जो टॉपिक हटे हैं वो आपका ध्रुवण वाला पूरा टॉपिक हट चुका है। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन, ब्रूस्टर का नियम, ये सारे जो है आपके टॉपिक से हट चुके हैं, तो ये लास्ट में है, तो उसको पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे सिलेबस में बचा हुआ वही उतना हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है,
ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई। अब इसी का यूज करके हम लोग कल स्टडी करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरीकों का सिद्धांत का उपयोग करते हुए परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम, जो कि आपके लांग में डायरेक्टली पूछा जाता है। परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम में से कोई ना कोई नियम जो है लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आज की इस वीडियो से तैयार हो जा रहा है, और कल का वीडियो जो होगा वो आपको 5 नंबर का वीडियो होगा, ठीक है, यानी वो आपको 5 नंबर देके जाएगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।